हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उससे हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये एक टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। उसके अंतर्गत हम लोग पहला नियम पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये तीसरा वीडियो है इस यूनिट का। और हम लोग आज पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत आते हैं। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस समय प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है रेगुलर वीडियो बनाने का। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आए। थोड़ा सा हमें भी कष्ट है कि हम रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको रेगुलर क्लासेस हमारी यूट्यूब पर मिलने लगेंगी। थोड़ा इसमें समय की व्यस्तता होने के कारण ऐसा हो रहा है। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जम के। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमें अपना जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमें। आप लोग सपोर्ट आपको देना चाहिए हमें, जिससे हम अच्छे ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ आपके साथ वीडियो आपके लिए लेकर के आए, जो आपके फ्यूचर में काम आए, आपके आगे स्टडी में आपके काम आए, बोर्ड एग्जाम में, इंटर के काम आए। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हेडिंग डालेंगे द्रव्यमान, बहुत ही आसान सा नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इस नियम को पढ़ने से पहले एक चीज जान लें, इसमें दो वैज्ञानिकों का योगदान है इस द्रव्यमान संरक्षण नियम में। एक तो आप देखेंगे एस.सी. श्रीवास्तव की बुक, जो नगीन प्रकाशन की बुक है, उसमें दे रखा है कि सन 1756 ईस्वी में एक रूस के रशियन वैज्ञानिक हुए। कौन? एम.वी. लोमोनोसॉव ने जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया। लेकिन अगर अभी के.एन. शर्मा की बुक देखें आप, जो नए वर्जन की आई है इधर 2024 का एडिशन जिसका है, उसमें दे रखा है कि 1774 ईस्वी में जो है इसको एंटोनी लेवेसियर, जिन्हें की केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, एंटोनी लेवेसियर को, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो दो अलग अलग किताबों में अलग अलग वैज्ञानिक की चर्चा है, और हो सकता है इसलिए भी हो क्योंकि जो एम.वी. लोमोनोसॉव थे, उन्होंने 1756 के आसपास ये नियम दिया था, और आगे चल के फिर एंटोनी लेवेसियर ने 1774 में दिया। तो हो सकता है लास्ट का वैलिड हो, तो इसीलिए आपको मतभेद हम बता दिए हैं। ऐसा ना आप कहें कि सर आपने ये बताया फिर आपने ये बताया। तो अलग अलग बुकों में ऐसा देखने को मिल रहा है। एक बुक में एम.वी. लोमोनोसॉव मिल रहा है, जो कि 1756 में दिए थे ये नियम उस बुक के अकॉर्डिंग। और जो आपकी के.एन. शर्मा की नए वर्जन की बुक है, उसमें एंटोनी लेवेसियर का नाम दे रखा है 1774 ईस्वी में। तो इसमें लिखेंगे, दोनों वैज्ञानिकों में से आप कोई भी नियम वैज्ञानिक का नाम लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नियम का प्रतिपादन फ्रांस के वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी लेवोजियर, इसी को लेवासिये भी बोलते हैं, अलग अलग लिखा रहता है। एंटोनी लेवोजियर ने सन 1774 ईस्वी में किया था
किया था, जिसमें यह बताया गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक भाग ले रहे होंगे उनका कुल द्रव्यमान, और जो उनसे प्राप्त हो रहा है, बन रहा है, निर्माण हो रहा है उत्पाद, उसका कुल द्रव्यमान क्या रहेगा, उस रासायनिक अभिक्रिया में सेम रहेगा, बराबर रहेगा, समान रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा द्रव्यमान में। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप चाहें तो सीधी लाइन में ये भी कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान जो रहता है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यहां से चाहे तो इसको इनवर्टेड कामा में बंद कर दें। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही द्रव्यमान उधर उत्पाद का भी होगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित होता है। यही क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। इसको और चाहे तो इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार डबल इनवर्टेड कामा में लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के
कुल द्रव्यमान, अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका कुल द्रव्यमान, और जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हैं उनका कुल द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसको और अगर चाहे शब्दों में तो अर्थात करके और लिख सकते हैं, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य, जिसको मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, द्रव्य, अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आप जो भी हमने कई परिभाषाएं इसमें लिखवा दी हैं अर्थात करके। ठीक है, तो आप कोई भी चीज लिख सकते हैं इसमें परिभाषा, बस ये ध्यान रखेंगे इस नियम का प्रतिपादन जो है फ्रांस के वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोजियर ने सन 1774 ईस्वी में किया था, जिसमें यह बताया गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान तथा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। और इस नियम के अनुसार ये दूसरी भी परिभाषा आप लिख सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात फिर उन्होंने एक परिभाषा दूसरी बताई है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य यानी पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जैसे अगर एग्जांपल देखें इसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका है CaCO3, और इसको अगर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तेजी के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, चूना जो आपका क्या होता है CaO और प्लस CO2 में विघटित हो जाता है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में विघटित हो जाता है। और अगर ये मान लें कि यहाँ पर अगर इसका भार जो है वो है 100 ग्राम, अगर कैल्शियम कार्बोनेट हम कितना ले रहे हैं 100 ग्राम, तो यहाँ पर ये जो चूना होगा ये होगा 56 ग्राम प्राप्त होगा, और ये कितना होगा, बचा कितना 44 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये जब 56 और 44 जोड़ेंगे तो 100 ग्राम आएगा, यानी कि इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट उसका भी भार अभिक्रिया के पूर्व या अभिक्रिया के पहले कितना था 100 ग्राम, और अभिक्रिया के उपरांत जो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे चूना कहते हैं और CO2 इसका भार भी 56 और 54 जोड़कर कितना हुआ 100 ग्राम, यानी कि अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात
जो द्रव्यमान रहा वो कितना रहा, 100 ग्राम ही रहा। और इसीलिए यह सिद्ध होता है कि यह द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित होती है कौन, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लें। फिर इस द्रव्यमान संरक्षण का जो प्रयोग है, प्रयोगात्मक है सत्यापन, वो कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है उसका प्रयोगात्मक सत्यापन कैसे करेंगे हम लोग, कैसे सिद्ध करेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रयोगात्मक सत्यापन। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रयोगात्मक सत्यापन। देखिए इसमें किया ये गया था, एक एच आकार की नली ली गई थी। के ऊपरी सिरा जो है बंद कर दिया गया था और इसमें एक नली में इसमें AgCl, ठीक है, एक नली में इसमें क्या भरा गया था, NaCl सोडियम क्लोराइड, और एक नली में इसमें भरा गया था सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। ठीक है, तो ये H आकार की एक नली ली गई थी। इस नली को बोलते हैं लिंडॉल्ट नली। लिंडॉल्ट नली, वैज्ञानिक थे लिंडॉल्ट, और इसी के नाम पर इस ट्यूब का, इस नली का जो है नाम पड़ा था लिंडॉल्ट नली। ये एच आकार की नली थी। इसके अलग अलग नली में, एक नली में NaCl का विलयन भरा गया था और एक नली में AgNO3। ये दोनों विलयन है एक्वस है। ठीक है, एक्वस माध्यम है, जलीय माध्यम है, और भरा गया था इसमें। और ऊपर जो है इन दोनों नलियों के ऊपरी सिरा जो है बंद कर दिया गया था। और फिर इसमें क्या किया गया, इस नली को उल्टा किया गया जिससे ये दोनों सिल्वर नाइट्रेट और AgCl क्या करें, आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर सकें। और इसका फिर क्या किया गया था, द्रव्यमान निकाला, मतलब इसका वजन किया गया था, इसका भार पता किया गया, और फिर से इसको जो है तब ये देखा गया कि इसमें AgNO3 और NaCl की जब क्रिया हुई तो इसमें एक सफेद रंग का अवक्षेप बना। पहले हम रासायनिक समीकरण आपको लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, NaCl और प्लस AgNO3। देखो यही तो है, NaCl एक नली में भरा है, एक नली में AgNO3 भरा है, और ये रिएक्शन जब रासायनिक अभिक्रिया होगी यहाँ पर बनेगा AgCl, जो कि क्या होगा, अवक्षेप होगा, कैसा, सफेद रंग का अवक्षेप होगा, सफेद रंग का अवक्षेप होगा, और ये ठोस होता है अवक्षेप। ठीक है, और प्लस क्या प्राप्त होगा, सोडियम नाइट्रेट का जो है जलीय विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर क्या है, जलीय ही है।
ये भी NaCl भी और AgNO3 भी यहाँ पर जली है, एक्वस माध्यम में है। ठीक, तो जब NaCl और AgNO3 की यहाँ पर क्रिया कराई गई तो ये बना क्या, AgCl सिल्वर क्लोराइड का सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, ये जो है विलेन के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आप सर्वप्रथम लिखेंगे इस नियम का सत्यापन करने के लिए, इस नियम से मतलब निर्माण संरक्षण के नियम की बात हो रही है। इस नियम का सत्यापन करने के लिए H आकार की नली प्रयुक्त की गई, जिसके एक सिरे में जलीय NaCl यानी कौन, सोडियम क्लोराइड तथा दूसरे सिरे में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भरा गया तथा इस नली को उलटकर दोनों से मतलब कौन कौन, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 दोनों की रासायनिक अभिक्रिया कराई गई, जिससे AgCl सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ था, इसलिए तीर नीचे की तरफ हम लगाए दे रहे हैं। ठीक है, AgCl का सफेद अवक्षेप सोडियम नाइट्रेट विलयन के साथ प्राप्त होता है। सफेद अवक्षेप सोडियम नाइट्रेट विलयन के साथ प्राप्त होता है, जिससे इसका द्रव्यमान नोट कर लिया जाता है। द्रव्यमान नोट कर लिया जाता है और यही प्रोसेस एक बार पुनः की जाती है, तथा पुनः इस नली को उलट देते हैं तथा पुनः
द्रव्यमान का मापन या वजन द्रव्यमान का मापन किया जाता है। द्रव्यमान का मापन किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप द्रव्यमान अभिक्रिया के पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात समान रहता है। इससे सत्यापित होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इससे मतलब है कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणुओं के कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद जो प्राप्त हुआ है उसके अणुओं का कुल द्रव्यमान क्या होता है, दोनों के द्रव्यमान आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम यहाँ पर कार्य कर रहा है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अंतर्गत द्रव्यमान जो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया में वो कुल द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता है। और यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दोस्तों में जम के शेयर कर दीजिए। और वीडियो आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, आप सपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें और आपको जिससे कि आगे पढ़ने में आसानी रहे। आप हमारे वीडियो देखते रहिए रेगुलर। बहुत सारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारे वीडियो पड़े हैं, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।